दोस्तों आज हम इसरो प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रिकल पेपर का पार्ट 5 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, द रीडिंग ऑन अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज शोन बिलो, व्हाट इज द मेजरमेंट। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग दी गई है, इसका माप क्या होगा। देखिए माइक्रोमीटर के स्क्रू गेज में दो स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल और दूसरा होता है थिम्बल स्केल। जो लीनियर रीजन होता है या इसे हम बोल सकते हैं जो रैखिक पैमाना होता है उसे हम मेन स्केल बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका मेन स्केल हो गया, और ये वाला जो पार्ट है जो रोटेट होता है उसे हम बोलते हैं थिम्बल स्केल। थिम्बल स्केल रोटेट होता है और मेन स्केल लीनियर पार्ट होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे स्टार्टिंग 0 से। जो ये वाला पॉइंट है जिसे मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ये हो गया 0.5, ये हो गया 1, देन 1.5 टू 2.5। तो लीनियर स्केल पे रीडिंग कितनी है 2.5 mm। जितनी भी रीडिंग है ये सारी किस में है, mm में है। अब जो ये रोटेटिंग पार्ट है इसमें आप देखेंगे जो लीनियर पार्ट है वो कहाँ पे टच हो रहा है, ये इस लाइन पे टच हो रहा है। तो 35 से लेके यहाँ तक कितनी रीडिंग होती है, 36, 37 और ये 38। और ये जो 35 है एक्चुअली में क्या है 0.35 mm। तो ये 38 कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 0.38 mm। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 0.38 mm विच इज इक्वल्स टू 2.88 mm। एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से काउंट करना है 35, 36, 37 एंड 38। 38 इसको मल्टीप्लाई करना है 0.01 से, तो ये निकल के आएगा 0.380। तो सबसे सिंपल तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया था वो सिंपल तरीका होता है, और जो थिम्बल की लीस्ट काउंट होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.01 से। तो ये दो तरीके होते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.88 mm। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, मेन कंपोनेंट इन एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर यूज्ड इन हाउसेज आर। घर में प्रयुक्त सामान्य इलेक्ट्रॉनिक फैन नियामक में डैश मुख्य घटक होते हैं। ए हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस, बी ट्रांजिस्टर एंड डायोड, सी IGBT एंड डी ट्रायक एंड डायोड। एक फैन रेगुलेटर में अधिकतर ट्रायक एंड डायोड पाए जाते हैं। और ये किसका पार्ट होते हैं, ट्रायक और डायक, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है फैन रेगुलेटर में, ये वोल्टेज को चॉप करते हैं। अब जैसे हम सब्जी को चॉप करते हैं, सब्जी को काटते हैं, आपके पास एक बहुत बड़ी लौकी है, अब उसको आप पकाने जाएंगे तो इतना बड़ा बर्तन तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं सब्जी को चॉप करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में चॉप करते हैं ताकि वो बर्तन के अंदर इजीली फिट हो जाए और खाना भी अच्छा बने। तो सेम चीज आपके ट्रायक और डायक भी करते हैं। ये क्या करते हैं, ये AC वोल्टेज सप्लाई को चॉप कर देते हैं स्मॉलर सेगमेंट में। ये आपकी फुल वेव है, इसको इन्होंने चॉप कर दिया छोटी छोटी वेव फॉर्म में। अब इससे क्या होता है, इससे हम ऑन और ऑफ टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, और कितनी पावर जानी चाहिए या कितने वोल्टेज जाने चाहिए किसी मोटर में उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है, हम जो फैन की मोटर होती है उसकी स्पीड को हम प्रिसाइसली कंट्रोल कर सकते हैं, और इससे एनर्जी लॉसेस भी काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो ये फायदा होता है ट्रायक और डायोड का। सो ऑप्शन नंबर डी ट्रायक एंड डायोड इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग करंट ऑफ बी कैरेक्टरिस्टिक्स MCB विद रेटेड एस रेटेड करंट। रेटेड करंट में बी अभिलक्षण की MCB में तुरंत विद्युत काटना क्या है। जो इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग करंट होता है बी कैरेक्टरिस्टिक MCB का, वो कितना होता है, वो 3 से 5 रेटेड करंट के बराबर होता है। MCB की फुल फॉर्म क्या होती है, सबको पता होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसे बोला जाता है MCB। और हर MCB की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे A टाइप MCB की अलग होगी, B टाइप की अलग होगी, C टाइप की अलग होगी। और ये MCB की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या डिफाइन करती है, वो MCB के ट्रिपिंग टाइम को डिफाइन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल A टाइप MCB का जो ट्रिपिंग करंट होता है वो 2 to 3 टाइम ऑफ रेटेड करंट होता है, और इसका ऑपरेटिंग टाइम कितना होता है 0.01 सेकेंड। बी टाइप का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कितना होता है 3 से 5 होता है, और जो इसका ऑपरेटिंग टाइम होता है वो 0.04 सेकेंड तक होता है। सी टाइप MCB, इसका ट्रिपिंग करंट 5 से 10 टाइम ऑफ रेटेड करंट होता है, और जो इसका ऑपरेटिंग टाइम होता है वो 0.04 से लेके 5 सेकेंड तक का होता है। डी टाइप MCB भी होती है और एक जेट टाइप MCB भी होती है। डी टाइप MCB का जो ट्रिपिंग करंट होता है वो 10 से 20 गुना होता है ऑफ रेटेड करंट, और इसका ऑपरेटिंग टाइम 0.04 से लेके 3 सेकंड तक का होता है। जेट टाइप का ट्रिपिंग करंट 2 से 3 टाइम होता है रेटेड करंट के, और जो इसका ऑपरेटिंग टाइम होता है वो 0.1 सेकंड होता है।
सो ऑप्शन नंबर सी 3 to 5 टाइम ऑफ रेटेड करंट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन अ स्टार कनेक्टेड 3 फेज रेजिस्टिव लोड द फेज करंट इज 20 एम्पियर। इफ द सेम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन डेल्टा एंड सेम 3 फेज वोल्टेज इज अप्लाइड, व्हाट इज द फेज करंट। 3 फेज स्टार से जुड़े प्रतिरोधी लोड में 20 एम्पियर फेज करंट है। यदि डेल्टा वैसे ही प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है और वैसे ही 3 फेज वोल्टेज से जुड़ा हुआ है तो फेज करंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार कनेक्शन की। स्टार कनेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, जो इसका लाइन करंट होगा वो किसके बराबर होगा, फेज करंट के बराबर होगा, और जो इसका लाइन वोल्टेज होगा वो √3 टाइम किसके होगा, फेज करंट के होगा। तो स्टार कनेक्शन में लाइन करंट कितना हो गया, 20 एम्पियर हो गया। ऑल्दो यहाँ पे फेज करंट दे रखा है, लेकिन हमें पता है कि फेज करंट इक्वल्स टू लाइन करंट इन स्टार कनेक्शन, तो यहाँ पे 20 एम्पियर हो गया स्टार कनेक्शन। अब जो इसकी पावर होती है वो कितनी होगी, 3 इंटू फेज वोल्टेज इंटू फेज करंट। तो फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा स्टार कनेक्शन का, वो हो जाएगा VL बाय √3, और फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा V फेज बाय R। तो V फेज को हम और क्या लिख सकते हैं, V फेज को हम लिख सकते हैं VL बाय √3 मल्टीप्लाई में R। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 इंटू VL हो जाएगा V स्क्वायर L, √3 इंटू √3 3 इंटू R। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो पावर निकल के आ जाएगी V स्क्वायर L R। ये किसके लिए हो गया, ये स्टार कनेक्शन के लिए हो गया। अब हम डेल्टा कनेक्शन की बात करते हैं। डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है, और जो लाइन करंट होता है वो √3 टाइम होता है फेज करंट के। तो ये 2 क्वेश्चन हो गई। पावर यहाँ पे क्या रहती है, 3 इंटू V फेज इंटू I फेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू V फेज यानी कि लाइन वोल्टेज, और I फेज कितना हो जाएगा, V फेज अपॉन में R। और क्या लिख सकते हैं इसे, 3 इंटू VL अपॉन में R। तो ये हो जाएगा 3 इंटू V स्क्वायर L अपॉन में R। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, ये स्टार हो गया, इसको मैं PS लिख देता हूँ, और ये डेल्टा हो गया, इसे मैं PD लिख देता हूँ। तो PD कितना हो जाएगा, वो 3 टाइम हो जाएगा PS के, क्योंकि यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है। यहाँ पे क्या है, V स्क्वायर L अपॉन R PS में, और PD में क्या है, 3V स्क्वायर L अपॉन R। तो PD कितना हो गया, 3 टाइम ऑफ PS। अब दोनों इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है। इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसको मैं कर रहा हूँ रब। तो ये मेन इक्वेशन थी हमारी, PD इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ PS। तो पावर को और क्या लिख सकते हैं, पावर को लिख सकते हैं I स्क्वायर R। तो इस R से ये R तो कट जाएगा, तो ID कितना हो जाएगा, √3 इंटू, हमने स्टार कनेक्शन का लाइन करंट ऑलरेडी निकाल लिया था, वो कितना था, 20 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो ID कितना हो जाएगा, √3 इंटू 20, विच इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 34.64 एम्पियर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 34.64 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 46 है, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ अ स्टार कनेक्टेड स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर विद मोटर टर्मिनल UVW आर UV इक्वल्स टू 0 मेगा ओम, VW इक्वल्स टू 0 मेगा ओम, UW इक्वल्स टू 0 मेगा ओम, UE इक्वल्स टू 200 मेगा ओम, VE equals to 200 mega ohm, WE equals to 200 mega ohm and WE equals to 200 mega ohm. What is the health of the motor? मोटर टर्मिनल UVW के साथ स्टार से जुड़े स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का मूल्य प्रतिरोध UV इक्वल्स टू 0 मेगा ओम, VW इक्वल्स टू 0 मेगा ओम, और बाकी वैल्यू आप देख लेना क्योंकि मैं ऑलरेडी ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिपीट कर चुका हूँ। तो मोटर की कार्य क्षमता क्या होगी, A, वन ऑफ द वाइंडिंग गॉट ओपन्ड, B, मोटर इंसुलेशन फील्ड, C, मोटर इज हेल्दी, एंड D, वन ऑफ द वाइंडिंग गॉट शॉर्टेड टू द बॉडी। तो यहाँ पे ये जो UVW है वो क्या दर्शा रहे हैं, वो RBY दर्शा रहे हैं, यानी कि 3 फेज दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस को किससे मेजर करा जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेगर की मदद से मेजर करा जाता है। और हमने एक और चीज पढ़ी है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होनी चाहिए ताकि कोई भी लीकेज करंट ना हो। अब इस केस में आप देखेंगे क्वेश्चन में कि UV की वैल्यू 0 मेगा ओम है, VW की वैल्यू 0 मेगा ओम है, UW की वैल्यू 0 मेगा ओम है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन नहीं है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे वाइंडिंग शॉर्टेड हो रखी है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे UE की वैल्यू 200 मेगा ओम है, VE की वैल्यू 200 मेगा ओम है, WE की वैल्यू कितनी है, 200 मेगा ओम है। तो यहाँ पे इंसुलेशन मौजूद है। अब क्योंकि जो फेसेस के बीच में इंसुलेशन है वो 0 है,
तो इसका मतलब ये कंडीशन शॉर्ट सर्किट की कंडीशन को दर्शा रहा है। तो इस केस में हमें मोटर को नहीं चलाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मोटर का इंसुलेशन फेल हो चुका है। सो ऑप्शन नंबर बी, मोटर इंसुलेशन फेल, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, The most appropriate method to put off electrical fire is by using विद्युत अग्नि के शमन हेतु डैश का प्रयोग सबसे सटीक विधि होती है। ए CO2 एक्सटिंग्विशर, बी फोम, सी वाटर एंड डी PVC पाउडर। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल जो फायर होता है उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल पानी का ये बहुत अच्छी दोस्त होती है। अगर उसको पानी कहीं भी मिला तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे फ्लो करने लग जाएगी। तो हमें ऐसा कोई मटेरियल चाहिए जिसमें पानी ना हो। दूसरी चीज, अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसमें छोटे छोटे मिनी सर्किट्स भी होते हैं, तो हमें पानी तो चाहिए ही नहीं, प्लस ऐसा एक और कंपोनेंट चाहिए जो इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को, छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को खराब ना करे। तो ये दो कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा एक्सटिंग्विशर होता है? ऐसा एक्सटिंग्विशर होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नॉन कंडक्टिव होता है। दूसरा, ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को हटाता है तो उससे क्या होता है? आपको क्या चाहिए? आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन खत्म तो आग खत्म। तीसरा, इसके अंदर होता है कूलिंग इफेक्ट। अब कूलिंग इफेक्ट का फायदा क्या होता है? एक बार हमने आग को बुझा दिया तो वो जगह कूल रहेगी। इससे क्या होता है? टेम्परेचर कम हो जाता है और दोबारा आग लगने का खतरा ना के बराबर हो जाता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 एक्सटिंग्विशर। क्वेश्चन नंबर 48 है, एन इलेक्ट्रिकल लाइट फिटिंग फॉर अंडर वाटर एप्लीकेशन शुड हैव विच डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन? IP नंबर। पानी में विद्युत लाइट की फिटिंग हेतु परिरक्षण IP संख्या की डिग्री डैश होनी चाहिए। IP रेटिंग, जिसे हम इंक्रीज प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, और आपने आजकल इसका नाम बहुत सुना होगा मोबाइल में कि IP रेटिंग क्या है मोबाइल की। ये एक तरीके का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है जो ये बताता है कि कोई भी चीज वाटर को कितना रजिस्ट कर सकती है या वाटर में वो खराब नहीं होगी। तो आजकल फोनों में भी ये चीज आती है, IP रेटिंग 68। जिस फोन में IP रेटिंग 68 होती है इसका मतलब वो वाटर प्रूफ होता है। अब IP रेटिंग 68 का मतलब बिल्कुल ये मत समझ लेना कि वो पानी से बिल्कुल ही हमेशा ही प्रोटेक्ट रहेगा। ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होती है वाटर के अगेंस्ट, मतलब ये वाटर की बौछारों को झेल सकता है काफी हद तक। दूसरा, ये डस्ट प्रूफ भी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं IP रेटिंग के। तो अंडर वाटर एप्लीकेशन के लिए कौन सी IP रेटिंग बेस्ट रहती है? IP रेटिंग 68। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोर बैलेंस करंट ट्रांसफॉर्मर CBCT प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डैश। कोर बैलेंस करंट ट्रांसफॉर्मर CBCT का सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। A ELCB, B ACB, C MCCB एंड D VCB। देखिए कोर बैलेंस करंट ट्रांसफॉर्मर क्या है? एक तरीके का करंट ट्रांसफॉर्मर ही है, और इसकी मदद से हम अर्थ लीकेज करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इसके प्रिंसिपल को कहाँ पे यूज करा जाता है? ELCB में, जिसे बोला जाता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। जो करंट बैलेंस करंट ट्रांसफॉर्मर होता है इसके अंदर होती हैं 3 कोर, और एक कोर क्या दर्शाती है? एक फेज को दर्शाती है। अब जब बैलेंस करंट होता है या बैलेंस कंडीशन होती है तो इसका मतलब क्या होगा? जो तीनों फेज होंगे उसमें करंट बैलेंस रहेगा। अब हल्का सा भी लीकेज आता है, जब अर्थ लीकेज होता है उस केस में क्या होगा? किसी भी एक फेस में या किसी भी 2 फेस में करंट का इम्बैलेंस हो जाएगा, और जब करंट का इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से CBCT के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होता है, और जब CBCT के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होता है तो वो वोल्टेज ELCB को ट्रिगर कर देता है, जिससे क्या होता है? ELCB एक्टिवेट हो जाता है, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। इसकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा अच्छी होती है और ये काफी ज्यादा रिलायबल भी होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ELCB। क्वेश्चन नंबर 50 है, द फेमस कैरेक्टरिस्टिक कर्व बिलो इज रिलेटेड टू। प्रसिद्ध अभिलक्षणिका वर्ग डैश से संबंधित है। ए अल्टरनेटर एफिशिएंसी, बी स्विंग कर्व, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड डी लाइटनिंग कर्व। जो ये कर्व दे रखा है इसे हम हिस्टैरिसीस कर्व भी बोलते हैं या हिस्टैरिसीस लूप भी बोलते हैं। इसके हम कुछ पॉइंट डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये A पॉइंट है, ये वाला पॉइंट B पॉइंट है, ये वाला पॉइंट C पॉइंट है, ये वाला पॉइंट D पॉइंट है, ये वाला पॉइंट E पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट F पॉइंट है। देखिए हिस्टैरिसीस कर्व एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में पाया जाता है, और जहाँ पे हम मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, और जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन होता है वो करंट मैग्नेटिक फील्ड पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में उसके पास्ट मैग्नेटिक करंट पे या पास्ट मैग्नेटाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। अब ये कैसे करता है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करा और मैग्नेटिक फील्ड को धीरे धीरे इंक्रीज करा। तो ये वाला जो पॉइंट है
ए पॉइंट, ये हो जाता है सैचुरेशन पॉइंट। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका सैचुरेशन पॉइंट ना हो। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे जो मटेरियल है वो सैचुरेट हो जाएगा, यानी कि उसके बाद हम उसमें कितना भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज करें, उसके डोमेन में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो जो ये ए पॉइंट है ये क्या है, ये सैचुरेशन पॉइंट है। अब हमने क्या करा, हमने मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दिया और उसकी वैल्यू को 0 कर दिया। लेकिन ऐसा करने पे इसको कायदे से क्या करना चाहिए, यही वाला पाथ फॉलो करना चाहिए। लेकिन मटेरियल ये वाला पाथ फॉलो नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ अवशेष रह जाते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के, तो वो ये वाला पाथ फॉलो करता है और इस पॉइंट पे आके जो ये बी पॉइंट है इस पॉइंट पे रुकता है। और इस बी पॉइंट को क्या बोला जाता है, रिमेनेंस बोला जाता है। रिमेनेंस वो पॉइंट होता है जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को 0 कर दिया लेकिन उसके बाद भी अवशेष रह जाए मैग्नेटाइजेशन के मटेरियल के अंदर, उसे बोला जाता है रिमेनेंस। अगर हमें मटेरियल को पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज करना है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई तो करना पड़ेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या करा, हमने मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करा। तो हम अब सी पॉइंट पे पहुंचे और जब मटेरियल इस सी पॉइंट पे पहुंचा तो उसने अपना पूरा मैग्नेटिज्म खो दिया। इस सी पॉइंट को बोला जाता है कोरिसिविटी, बी पॉइंट को क्या बोला जाता है, रेमिनेंस। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो ये जो डी पॉइंट है ये दोबारा सैचुरेशन पॉइंट बन जाएगा। देन हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड को दोबारा 0 करा तो ये वाला पॉइंट दोबारा क्या बन जाएगा, रिमेनेंस बन जाएगा। देन हमने पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करा और हम एफ पॉइंट पे पहुंचे, ये पॉइंट दोबारा कोरिसिविटी बन जाएगा। और उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव साइड में इंक्रीज करा, दोबारा हम ए पॉइंट पे पहुंच गए। तो जो ये लूप बनता है इसे ही हिस्टैरिसीस कर्व बोला जाता है। और ये किसकी प्रॉपर्टी को रिलेट करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को रिलेट करता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।